1.5 लाख करोड़ के एमओयू और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। भगवा लिबास और मन में विश्वास के साथ जब सीएम योगी ने सिंगापुर और जापान के लिए फ्लाइट पकड़ी थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि वैश्विक मंच में भगवाधारी सीएम का डंका कुछ इस कदर बजेगा। सिंगापुर और जापान में सीएम योगी इस कदर छाए कि वैश्विक और आर्थिक जगत में उनकी जमकर चर्चा हो रही है। योगी की सिंगापुर और जापान यात्रा के दौरान मिले निवेश के तमाम प्रस्ताव ऐतिहासिक और अभूतपूर्व हैं। ये उनकी दूरदर्शी सोच, यूपी में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था का नतीजा है। आज तमाम बड़ी कंपनियां यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं। सिंगापुर और जापान से सीएम योगी 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश की झोली भरकर लाए हैं। ये निवेश प्रस्ताव जब धरातल पर उतरेंगे तो यूपी की अर्थव्यवस्था में रॉकेट लगना तय है। इस भारी भरकम निवेश से यूपी की इंडस्ट्री को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के हजारों नए दरवाजे खुलेंगे। आइए पहले नजर डालते हैं कि सिंगापुर और जापान से कितने निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जापान की बड़ी कंपनियों के साथ योगी सरकार ने 90,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जबकि सिंगापुर के साथ 60,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। इसके अलावा जापान से 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। अगर कुल बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ 1.5 लाख करोड़ के एमओयू लेकर सामने आए और साथ ही साथ 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उनके सामने आए हैं। ये प्रस्ताव यूपी में रूल ऑफ लॉ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा है। सीएम योगी ने कहा है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट करती है। यही वजह है कि यूपी ने 4 दिनों में 1.5 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। हम लोगों को जो अब तक यहाँ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं। सीएम योगी ने कहा कि जापान और सिंगापुर में हुए समझौते सिर्फ कागजी समझौते नहीं हैं। इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है। इन्वेस्ट यूपी और राज्य के दूसरे संबंधित विभाग इन पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों से 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा और 2029-30 तक यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 2026-27 में यूपी की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि योगी सरकार का लक्ष्य 2029 तक यूपी को $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने हैं। इस साल यूपी सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के बजट से 9.8% ज्यादा है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बताती है कि मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में यूपी प्रगति के पथ पर अग्रसर है, लेकिन 1 ट्रिलियन के लक्ष्य के लिए यूपी को बड़े विदेशी निवेश और इंडस्ट्री की जरूरत है। ऐसे में सीएम योगी की जापान और सिंगापुर यात्रा यूपी की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बहुत जल्द यूपी वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। देश का सबसे बड़ा प्रदेश विकास और अर्थव्यवस्था में भी नंबर 1 बनेगा। सीएम योगी की इस यात्रा ने जापान और सिंगापुर के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों में भी सेतु का काम किया है। अगस्त के जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर 200 जापानी सीईओ के डेलीगेशन के साथ उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और यूपी में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। ये दौरा यूपी में जापानी निवेश को और ज्यादा मजबूती देगा।
यमुना एक्सप्रेसवे में 500 एकड़ पर जापान सिटी विकसित करने पर चर्चा हुई है, जहां ओईएम और कंपोनेंट निर्माताओं के लिए डेडिकेटेड ऑटो क्लस्टर और R&D सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। ये सिटी औद्योगिक टाउनशिप जापानी कंपनियों के लिए समर्पित होगी, जहां वे आसानी से अपना विस्तार कर सकेंगे। इस यात्रा के दौरान पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया है। यूपी के बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को जापान के पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा, जिससे सांस्कृतिक और पर्यटन आदान प्रदान बढ़ेगा। यामानासी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानासी पे पहुंच करके हम लोगों ने यहाँ की स्थिति को देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानासी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। जापान के साथ क्या क्या अहम समझौते हुए हैं, आइए एक नजर डालते हैं। जापान के साथ ऑटो, ग्रीन हाइड्रोजन और जापान सिटी पर ठोस पहल हुई है। कुबोटा कॉरपोरेशन, स्पार्का मिंडा, जापान एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और नागासे एंड कंपनी के साथ अहम करार हुए हैं। इसके साथ ही सुजुकी मोटर, होंडा मोटर्स और मित्सुई जैसी बड़ी कंपनियों के साथ सरकार की सार्थक चर्चा हुई है। जापान में सीएम योगी ने मैग्लेव ट्रेन में सफर किया, जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन है। इसकी रफ्तार करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस दौरान उन्होंने जापानी अधिकारियों के साथ हाई स्पीड परिवहन तकनीक में सहयोग के संभावनाओं पर चर्चा की। सीएम योगी ने फेनक कॉरपोरेशन के औद्योगिक रोबोट फैक्ट्री ऑटोमेशन संयंत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कंपनी ने यूपी में निवेश और एमएसएमई सेक्टर को तकनीकी सहयोग देने की इच्छा जताई है। जापान और यूपी के बीच में एमएसएमई में टेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी ऑनलाइन सेलिंग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर के भी सहयोग की बात हुई और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहाँ लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। सीएम योगी की सिंगापुर यात्रा भी बेहद सफल रही। सिंगापुर में इन्वेस्टर रोड शो के दौरान टीम यूपी को एमआरओ, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, स्किलिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर सहमति बनी है। सिंगापुर में सीएम योगी ने वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इंडस्ट्री तकनीक में सहयोग पर चर्चा की। जेवर एयरपोर्ट को एमआरओ और कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर बात आगे बढ़ी है। बहुत जल्द सिंगापुर का ट्रेड डेलीगेशन भी यूपी का दौरा करेगा। भगवा वेश में सीएम योगी के इस दौरे की कामयाबी यूं ही नहीं है, इसके पीछे मजबूत इच्छा शक्ति और ठोस प्रयास। सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने पिछले 9 सालों में यूपी की तस्वीर बदलकर रख दी है। आज यूपी देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश की अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी 9% से ज़्यादा है। लगातार निवेश के बड़े प्रस्ताव यूपी को मिल रहे हैं। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में संतुलित विकास हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि योगी सरकार ने 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, कानून व्यवस्था बेहतर की है, प्रदेश में माफिया और अपराधियों से मुक्त किया है। यूपी में निवेश बढ़ने और इंडस्ट्रियल विकास की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है मजबूत बुनियादी ढांचा, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी की सुविधा मजबूत हुई है। प्रदेश भर में हाईवे, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया है। एयरपोर्ट का नेटवर्क बहुत मजबूत हुआ है। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो चुकी है। सरकार की सुविधाओं की वजह से यूपी में बिजनेस करना आसान हुआ है। यूपी में सबसे बड़ा मार्केट है क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए श्रम भी सस्ता है। इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए सरकार सब्सिडी और टैक्स में भी छूट दे रही है। कुछ विशेष सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, रक्षा पर सरकार का विशेष फोकस है। इसी वजह से विदेशी कारोबारियों के लिए भी यूपी निवेश का नया सेंटर बनता जा रहा है।
जापानी उद्योगपति भारी निवेश को लेकर गंभीर हैं और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 लोग जुड़ चुके हैं, 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी और उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राजीव ओझा जी हैं, मेरे साथ जानी मानी अर्थशास्त्री हेमा गुप्ता जी हैं और मेरे साथ DS चौहान साहब हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं। सबसे पहले राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी का ये दौरा खत्म हो गया, किन किन चीजों के लिए इस दौरे को याद किया जाएगा? क्योंकि जापान और सिंगापुर दोनों विकसित देश हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और ये भी कि योगी आदित्यनाथ वहां से उत्तर प्रदेश के लिए काफी कुछ लाना चाहते थे और 4 लाख करोड़ का निवेश उनकी झोली में आया है। राजीव जी देखिए, निश्चित रूप से जापान की यात्रा को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ हम निवेश के लिए नहीं गए हैं, उत्तर प्रदेश के तकनीकी विकास के लिए भी गए हैं। जो दोनों देश हैं वो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है और उत्तर प्रदेश को इस समय जो बड़ी छलांग लगानी है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनना है और उसमें समय काफी कम है। इसी के साथ 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, तो एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए विदेशी निवेश बहुत जरूरी है। तो बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत अप्रोच करके 2 ऐसे देशों को चुनाव किया गया जिनकी रुचि आसानी से उत्तर प्रदेश में निवेश में बनाई जा सके और उनसे निवेश कराया जा सके। अभी आपने बताया कि जापान के जो यामासामी प्रांत जहाँ गए थे, वो वहां से 200 CEO वहां के गवर्नर के साथ अगस्त महीने में आने वाले हैं, तो निवेश की एक आधारशिला वहीं से शुरू हो जाएगी। और जापान के साथ, सिंगापुर के साथ मुख्यमंत्री ने एक उत्तर प्रदेश के साथ आत्मीय रिश्ते भी जोड़े और इस बात का प्रयास किया। और उत्तर प्रदेश जो भी सुधार हुए हैं, जिस भी फोरम पे हुआ है, जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हुआ है, चाहे 9 लाख करोड़ का जो बजट उन्होंने इस बार दिया, अगले वित्तीय पर जो रोड मैप पेश किया उन्होंने, उसके आधार पर ईज ऑन डूइंग बिजनेस के क्षेत्र जो काम हुआ, जो 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई गई है उत्तर प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के लिए, उसका पूरा ब्यौरा वहां प्रेजेंट किया गया। और एक बड़ी टीम गई थी जो काफी होमवर्क करके गई थी। यही वजह है कि वहां पर जो 2.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए दोनों देशों से, उसमें 1.5 लाख करोड़ के MOU भी हो गए। एक बड़ी उपलब्धि है और मात्र 4 दिनों की यात्रा में इतनी बड़ी उपलब्धि लेकर के लौट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा निवेश एक तरह से परसेप्शन बदलने में बहुत सहायक होगा। यानी आने वाले दिनों में जो, अगर हम देखें ऐसे कि अगले साल चुनाव होने वाला है, उससे ठीक पहले इस निवेश के साथ उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने वाली है। तो ये जितने भी निवेश के प्रस्ताव आए हैं, इसीलिए इन्वेस्ट यूपी जो संस्था बनाएगी नोडल एजेंसी के रूप में, वो इसे धरातल पर उतारेगी। उसको एक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सौंपी है और डेलीगेशन में उसके अधिकारी भी साथ गए हुए थे। राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य माना जाता था, एक ऐसा राज्य जहां से कोई निवेश नहीं आएगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इस राज्य से दूर भागते थे। 2017 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परसेप्शन को बदलने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों में काम किया है, कैसे उन्होंने इस परसेप्शन को बदला है? जी देखिए, जो सबसे बड़ा विषय था लॉ एंड ऑर्डर का, अभी चौहान साहब बताएंगे, क्योंकि वो स्वयं DGP रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही एक सफल DGP रहे। अभी वो विस्तार से बताएंगे किन किन नीतियों का क्या क्या तरीके अपनाए गए जिससे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश रोल मॉडल बना पूरे देश में। और आज जो देश में टॉप 3 देश हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखें, उसमें उत्तर प्रदेश है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी, बिजनेस के मामले में भी और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो रोल मॉडल बन के निकला है। तो जो योगी मॉडल के रूप में जाना जाता है, अभी चौहान साहब विस्तार से बताएंगे। जो बुनियाद थी वो बुनियाद लॉ एंड ऑर्डर थी। उसके बाद जो सुधार किए गए तकनीकी तौर पर, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में किया गया, जो बिजनेस की पॉलिसीज बदली गई, उद्यमियों को एक तरह से जो रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए, जो रेड टेप था उसे हटाकर रेड कारपेट बिछाया गया। तो ढेर सारे प्रयास ऐसे हुए हैं इन वर्षों में। और सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर काम हुआ है, एक्सप्रेसवेज बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं। अभी जो नोएडा में जियो एयरपोर्ट बन रहा है वो बहुत बड़ा एक उत्तर प्रदेश के लिए माइलस्टोन साबित होगा। तो इस तरह के ढेर सारे जो बड़े सुधार हुए, जो धीरे धीरे हुए हैं। और सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों में, बजट में दूरगामी संदेश देने की कोशिश की। कभी भी कोई चुनावी लाभ लेने के दृष्टिकोण से काम नहीं किया गया और बजट में दूरगामी नीतियां अपनाई गई। ये वजह है कि आज जो भी सुधार हुआ है वो अब दिखाई देने लगा है। जी ठीक है, चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप योगी जी के समय में ही DGP रहे, मुझे बताइए कैसे कानून व्यवस्था के मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आउट ऑफ द बॉक्स सोच थी। वो क्या कहते थे आप जैसे लोगों को कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए? अपने कोई अनुभव हमारे साथ साझा करिए, अगर आप कर सकते हैं तो। दीपक जी,
आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। राजीव ओझा जी ने मेरे बारे में आपको बता दिया है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी अपने 35 साल के पुलिस करियर में ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर देखे मैंने जिनकी सोच में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम ये सबसे अग्रणी है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वर्क किया। सही अफसरों को सही जगह पर सही समय पर पोस्ट किया, उनको स्थायित्व दिया, उनको अच्छा लंबा टेन्योर दिया। इस प्रदेश में जहां पहले औसत 6 महीने से कम टेन्योर मिलता था जिला एसपी को, अब उसको मिनिमम 2 इयर्स का टेन्योर मिलता है। तो स्थायित्व आने से उसको जो है काम करने में आसानी होती है। योगी जी ने इसके साथ साथ एक इंटेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया, जिले में, फिर जिले के ऊपर रेंज और जोन लेवल पर, और मुख्यालय लेवल पर, और सरकार के लेवल पर। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पुलिस डिपार्टमेंट की मूलभूत जो सुविधाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलने का काम किया। हर मंडल में आज की तारीख में यूपी में एक फॉरेंसिक साइंस लैब है, आधुनिक लैब है। हर जिले की पुलिस लाइंस में जवानों के लिए अच्छे कंफर्टेबल अकोमोडेशन बनाए गए, नए थाने बनाए गए, और समय से रिक्रूटमेंट किया गया जो टोटली मेरिट बेस्ड था। इसी प्रदेश ने जहां पहले हमेशा पुलिस रिक्रूटमेंट में धांधलियां देखी, उस प्रदेश में बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी सिफारिश के, मेरिट के आधार पर मोर देन 1.5 लाख पुलिसकर्मियों का विभिन्न रैंक में रिक्रूटमेंट किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जनता के लिए, विशेष करके क्राइम अगेंस्ट विमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन और क्राइम अगेंस्ट एल्डरली पीपल, उन्होंने इस पर बहुत काम किया। और जो आज आप जो बदलाव देख रहे हैं, माफिया खत्म हो गया है, रंगदारी खत्म हो गई है। यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं आती थी यूपी में? इंडस्ट्री इसलिए नहीं आती थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट से रंगदारी की वसूली होती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट का अपहरण होता था। मदरसन सुमी के मालिक का अपहरण हुआ था नोएडा से, एक बड़ी माफिया गैंग ने अपहरण किया था और करोड़ों रुपए की वसूली की थी फिरौती के रूप में। तो ये सारा चीज खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में रंगदारी खत्म है, माफिया खत्म है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को एक माहौल मिलता है सुरक्षित, तभी इंडस्ट्री लेके आता है। और इंडस्ट्री में भी उन्होंने, मैं उनका डीजी इंटेलिजेंस रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सोच समझकर रणनीति बनाकर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में, जब कोविड आया और कोविड में लॉकडाउन हुआ तो इंडस्ट्री को काफी बड़ा सेटबैक हुआ। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जहां बहुत मेजर इंडस्ट्रीज नहीं थे, लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्रीज बहुत थे, मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो है। और एकमात्र प्रदेश है कोविड के लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर्स को लगा के उन्होंने सभी को अपने यहाँ रजिस्टर कराया लेबर डिपार्टमेंट में, और उसके बाद उनके लिए एक फ्री गवर्नमेंट बैक ऋण की व्यवस्था की, जिससे एमएसएमई यूपी में बहुत जल्दी दोबारा खड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों के लोन राइट ऑफ हुए, उनको कैपिटल दिया गया और उसको दोबारा खड़ा किया गया, गवर्नमेंट स्कीम्स में उनके परचेजिंग की गई, और इस तरह से वर्क करके जो है एमएसएमई को खड़ा किया। अगर आप गौर से देखेंगे, इकोनॉमिस्ट हमारे पैनल में आज मौजूद हैं, वो देखेंगे तो ये दोनों जो देशों का दौरा किया है, सिंगापुर और जापान का, तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया है कि सिंगापुर अग्रणी किसमें है, जापान किसमें अग्रणी है, और उसी को टारगेट करके उन कंपनीज को ला रहे हैं, जिससे यूपी के साथ में तुरंत सिनर्जी हो और उससे आपको टेक ऑफ करने में इंडस्ट्री को बहुत मुश्किल ना हो। और ये आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव है, और उनका दौरा बहुत सक्सेसफुल दौरा है। और सबसे बड़ी बात जो है, आप पॉलिटिकल एडिटर भी हैं, रहे हैं बहुत अच्छे, और आप देखिए सारी कंट्रोवर्सीज को, सारे पॉलिटिक्स को दूर करके, उसको इग्नोर करके, उन्होंने टोटल फोकस उनका है विकास, विकास और विकास पर। और एक्सप्रेसवेज का जाल बैठा हुआ है। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स चाहिए, फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने करप्शन पे बहुत बड़ा प्रहार किया है, ब्यूरोक्रेसी के करप्शन पे। मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा था कि आईएएस अफसर्स के खिलाफ
कार्रवाई हो रही है, आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई उन्होंने बहुत ठोस तरीके से की, और उन्होंने मैसेज दिया कि करप्शन टॉलरेट नहीं होगा, और इंडस्ट्रियलिस्ट को एकदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं वास्तव में होगा। और ऑलरेडी यहाँ नोएडा में हमारे पास में एग्जिस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जापानीज इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं, तो इसलिए उन्होंने नोएडा के नजदीक यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है वो जापान सिटी का देखिए प्रपोजल लाए हैं, और इससे बहुत उनको आसानी होगी काम करने में। अपना कल्चर, अपना शहर बसाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी इंडस्ट्री ठीक है। आएंगे, इसलिए ये किया गया है। ठीक है हेमा जी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, पहले लोग सोचते थे तो शायद उत्तर प्रदेश के लिए ये ख्वाब होता, लेकिन आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या क्या करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश को एक राज्य के तौर पर, क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी, और दूसरा आप ये देखिए ये जो समझौता हुआ है ना, और ये जो डील हुई है जिस तरह की योगी जी को ना हमेशा ही एक बहुत बड़े पैशनेट लीडर के रूप में जाना जाता है, बड़े ही डेडिकेटेड। मतलब इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, जिसे कहते हैं ना क्लीनिंग, पहले काम किया करप्शन पे, कानूनी व्यवस्था पे, क्राइम पे इन्होंने काम किया। अब इनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं विकास की तरफ है। विकास तो हमेशा फोकस इनका रहा ही, लेकिन सबसे पहले जो एक सफाई जरूरी थी ना, योगी जी ने वो सफाई की। अब आप देखिए इन्होंने जो 2 कंट्रीज चूज की है, पहली बार तो ना मैं अगर जापान की बात करूं तो जापान हमेशा ही हमारा बड़ा ही रिलायबल पार्टनर रहा है। आप देखिए कि अभी तक हमारे साथ 1400 कंपनीज ऐसी है जापानीज जो काम कर रही हैं, जिसमें अगर मैं बड़े प्लेयर्स की बात करूं तो आप देखेंगे मारुति है, होंडा है, हुंडई है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूं तो वहां पे आप देखेंगे सोनी है, मित्सुबिशी है, और साथ में हिटाची की मैं बात करती हूँ। तो कहीं ना कहीं हर नागरिक हमारे देश का इन कंपनी से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो जापान को एक बहुत बड़ा मार्केट मिला हिंदुस्तान के अंदर, और हमें जापान जैसा एक पार्टनर शुरू से मिला है जिनके प्रोडक्ट हमारे लिए रिलायबल रहे हैं। लेकिन देखिए जो इन्होंने ये जो एक संधि की है, एमओयू साइन किया है 90,000 करोड़ का, और मुझे लगता है कि ये अमाउंट तो अभी स्टार्टिंग है। अभी आप देखेंगे ना कि यूपी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, क्योंकि आप यूपी का ना पोटेंशियल पहले समझिए। हमारे यहाँ इतने नेचुरल रिसोर्सेज है यूपी के अंदर, और एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इमोशनली भी अटैच है। भगवान बुद्ध की धरती कहा जाता है यूपी को, गया जी को, और आपको पता है कि जापान में भी 48% लोग इस बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो आप ये देखिए कि इतना पोटेंशियल है यूपी के अंदर, इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। और जैसे अभी क्या था कि जितनी भी जापानीज कंपनीज हमारे यहाँ इंडिया में काम कर रही थी, उनका जो इंफ्रा था वो बेसिकली या तो दिल्ली एनसीआर में था या फिर वो था महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अब मुझे लगता है कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा के साथ साथ यूपी के अलग छोटे छोटे प्रदेशों में भी यहाँ पे हमें इंफ्रा आगे बनता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आप देखिए कि मल्टीपल जॉब्स के ऑप्शन ओपन होंगे, और साथ साथ में इतना बड़ा मार्केट बनेगा। अब क्या है कि इन्होंने, अब तक क्या था कि ऑटोमोबाइल था हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर था हमारे पास, अब क्या है नए नए सेक्टर्स में इन्होंने अपॉर्चुनिटीज ओपन की है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि हमारे यहाँ के जो युवा होंगे वो एडुकेशन के लिए, जैसे एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर में जापान बहुत आगे है, हम इतने आगे अभी नहीं हैं। तो उसको सीखने के लिए वहां पे एक एडुकेशन का भी प्रावधान इन्होंने शुरू किया है कि हमारे यहाँ के युवा वहां पे जाएंगे और वहां से सीख के आएंगे। देखिए क्या है कि जब तक हमारे पास ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर वही बात है कि अगर अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, और वहीं हम ट्रेंड लोगों से सीख के आएंगे तो हमें टाइम बहुत कम लगेगा, परफॉर्मेंस अच्छी निकलेगी, विकास हमारा जल्दी होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो दौरा रहा है ये बहुत ही सफल रहा है। ठीक है। और जिस हिसाब से 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो आएगा, हालांकि मुझे लगता है कि ये तो 4 लाख में से 1.5 लाख का तो एमओयू साइन हो ही गया है। तो मुझे लगता है कि आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ओपन होगी, आगे अपॉर्चुनिटी तो ओपन होंगी। राजीव, एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी चाहते हो तो किसी भी देश में जा सकते थे, जापान को और सिंगापुर को क्यों चुना गया? क्या इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस था? अगर था तो हमें बताइए। जी बिल्कुल, जहाँ तक मुझे जानकारी है पिछले 1 साल से उनकी टीम काम कर रही थी कि अगर उनका विदेश दौरा होता है, क्योंकि 9 साल में देखा जाए तो दूसरा विदेश दौरा है। इससे पहले अपने कार्यकाल की शुरुआती जो म्यांमार गए थे, तब से उनका कोई विदेश दौरा नहीं हुआ था। तो 1 साल से जो होमवर्क चल रहा था, और फिर एक चुनाव किया गया कि हम कहाँ से आसानी से ऋण ला सकते हैं और कहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने में
उत्तर प्रदेश को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उसमें फिर सिंगापुर और जापान का चुनाव किया गया और कुछ परिस्थितियां भी थी, दूतावास भी वहां का सहयोग कर रहा था। आपने देखा होगा कि दोनों देशों के दूतावास ने मुख्यमंत्री जी की यात्रा को बहुत ठीक से वहां पर प्रायोजित किया, सहयोग किया, हर स्तर पर साथ रहे। जापान में 4 शहरों को दौरा भी कराया गया और उन जगहों पर ले जाया गया जहां से उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बनती थी, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई है। उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में IIT है, वहां पर इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जापान में काफी काम हुआ है, तो वहां से जो टेक्नोलॉजी है उसको लाने की कोशिश हो रही है। तो बहुत ही विधिवत होमवर्क करके इसको तैयार किया गया ठीक था है। और जो प्लान हुआ, इसीलिए एक ही झटके में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर MOU के रूप में सामने आ गया है। तो मतलब पूरी तैयारी थी, पूरा होमवर्क और पूरा ग्राउंड वर्क तैयार किया गया था योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम की तरफ से कि सिंगापुर और जापान की उनकी ये यात्रा बिल्कुल विशिष्ट रहे, अनोखी रहे, अलग रहे और इसीलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिल रहा है इन दोनों देशों से।